हेलो दोस्तों, मेरा नाम शोएब है और साथ में है अभिषेक। नमस्ते। लगभग हर शहर में आपको एक ना एक ऐसा एरिया तो मिल ही जाएगा जहां आपको थोक के विक्रेता मिलेंगे। बेसिकली बल्क में डील करने वाले होलसेलर्स। बल्क में डील करना सबके लिए फायदे का सौदा होता है और बल्क में खरीदने वाले के पास भी अच्छी खासी बार्गेनिंग पावर होती है। ये बार्गेनिंग पावर आपको तभी मिलेगी जब आप बल्क में डील करेंगे। यूरोपियन यूनियन इसकी एक एनालॉजी हो सकती है। 27 देश हैं जो इंडिविजुअली एरिया वाइज या पॉपुलेशन वाइज देखें तो उतने प्रोमिनेंट नहीं लगेंगे, लेकिन जब साथ में आते हैं और यूरोपियन यूनियन बनते हैं तो 75 करोड़ की पॉपुलेशन और डेवलप्ड कंट्रीज का एक बड़ा फ्लॉक या झुंड या कहें कि एक बड़ी यूरोपियन यूनियन एक बड़ी बॉडी बन जाता है। ओपेक यानी ऑर्गेनाइजेशन ऑफ पेट्रोलियम एक्सपोर्टिंग कंट्रीज भी एक ऐसा ही ग्रुप है जिसकी 13 कंट्रीज जब साथ में आ जाती हैं तो दे अकाउंट फॉर अराउंड 45% ऑफ वर्ल्ड्स टोटल ऑयल प्रोडक्शन। तो अगर कोई अकेली कंट्री 2-3% ऑयल प्रोड्यूस करने वाली अगर ये कहे कि हम पेट्रोल के दाम बढ़ाएंगे तो शायद कुछ कर ना पाए, लेकिन जब ओपेक कहेगा कि हम पेट्रोल के दाम बढ़ाएंगे तो फिर दाम बढ़ेंगे। हालांकि कोविड में उनकी दाल काफी पतली हो गई है, लेकिन उनकी बात फिर कभी करेंगे। पॉइंट यह है कि संगठन में बहुत शक्ति होती है और ऐसे बहुत सारे संगठन आपको वर्ल्ड लेवल पर मिलेंगे, लेकिन इसका मतलब यह भी नहीं कि आप हर किसी संगठन में एंट्री कर सकते हैं। अब इंडिया को कोई ओपेक में तो लेगा नहीं, यूएसए को कोई यूरोपियन यूनियन में तो लेगा नहीं। हर कंट्री हर ग्रुप में फिट हो भी नहीं सकती। और इसका एक बहुत अच्छा एग्जाम्पल मुझे याद आया तो मैंने एक आर्टिकल वापस से पढ़ा। लास्ट ईयर इसी टाइम अराउंड मार्च अप्रैल में जो बाइडन का एक आर्टिकल पब्लिश हुआ था फॉरेन अफेयर्स में। उसकी लिंक रहेगी डिस्क्रिप्शन में अगर आप देखना चाहें। इंपॉर्टेंट पॉइंट यह है कि तब जो बाइडन प्रेसिडेंट नहीं थे और तब उन्होंने एक सजेशन दिया था चाइना को काउंटर करने के लिए। बेसिकली उनका कहना था कि चाइना के ह्यूमन राइट्स अब्यूजेस और दादागिरी वाले बिहेवियर को ट्रंप की ट्रेड डील्स, प्रोटेक्शनिज्म, इकोनॉमिक ट्रेड डेफिसिट इस सब से रोका नहीं जा सकता। इस सब की जगह अमेरिका को वर्ल्ड डेमोक्रेसी में अपना स्टेक रीइंफोर्स करना होगा। एक्चुअली उस आर्टिकल की हेडिंग ही ये थी कि व्हाई अमेरिका मस्ट लीड अगेन। उनका सजेशन था कि अमेरिका का जीडीपी वर्ल्ड जीडीपी का अराउंड 25% है और बाकी की जो फ्रेंडली डेमोक्रेसीज हैं वो मिलकर 25% और ऐड होती हैं। तो एक यूनाइटेड फ्रंट ऑफ ऑल दीज कंट्रीज जो अमेरिका लीड करे, जिसका टोटल वर्ल्ड जीडीपी का 50% हिस्सा हो, तो ऐसा यूनाइटेड फ्रंट अगर चाइना से डील करेगा तो ऑब्वियस सी बात है दुनिया की 50% जीडीपी के ग्रुप के पास ही अपर हैंड होगा, चाइना के पास नहीं। इसी के लिए जो बाइडन ने उसी कॉलम में यह भी लिखा था कि अपनी प्रेसिडेंसी के फर्स्ट ईयर में वो एक ग्लोबल समिट ऑफ डेमोक्रेसीज होस्ट करेंगे ताकि वर्ल्ड की डेमोक्रेसी साथ आए और डेमोक्रेटिक इंस्टीट्यूशंस, ग्लोबलाइजेशन और लिबरलिज्म को स्ट्रेंथन किया जाए। लिबरलिज्म को लेकर उन्होंने पुतिन के लिबरलिज्म इज डेड वाले बयान को आड़े हाथों लेते हुए जवाब दिया था कि पुतिन लिबरलिज्म के आइडिया से डरते हैं। उसी आर्टिकल को कोट करूंगा। उन्होंने कहा था पुतिन वांट्स टू टेल हिमसेल्फ एंड एनीवन एल्स दैट ही कैन डूप इनटू बिलीविंग हिम दैट द लिबरल आइडिया इज ऑब्सोलीट, but he does so because he's afraid of its power. No army on earth can match the way electric idea of liberty passes freely from person to person, jumps borders, transcends languages and cultures, and supercharges communities of ordinary citizens into activists and organizers and change agents. खैर इस आर्टिकल को साइड में रखते हैं और हम वही वापस आ जाते हैं कि हर कंट्री हर ग्रुप में फिट हो भी नहीं सकती। जो क्वाड है, कहीं इसी से बाइडेन अपनी ग्लोबल समिट ऑफ डेमोक्रेसीज की जमीन तो नहीं बना रहे टू काउंटर चाइना ऑफ कोर्स। या क्वाड का इससे कोई लेना देना नहीं है।
और अगर जमीन बना भी रहे हो तो उससे हमें क्या प्रॉब्लम होगी? आफ्टर ऑल वी आर द लार्जेस्ट डेमोक्रेसी इन द वर्ल्ड। लेकिन जिस लिबरलिज्म के बाइडन अपने आप को चैंपियन मानते हैं, वो हमारे आज के नैरेटिव में कितना फिट बैठता है? इन सब सवालों के जवाब तो आने वाला वक्त ही देगा। फिलहाल तो कल वसुदेव कुटुंबकम काफी चर्चा में रहा। वसुदेव कुटुंबकम, एंटायर वर्ल्ड इज वन फैमिली, सारी धरती एक परिवार है। किसी भी देश का, किसी भी धर्म जाति का, कोई भी भाषा बोलने वाला व्यक्ति मेरा ही परिवार है। बहरहाल वसुदेव कुटुंबकम के अलावा क्वाड को लेकर और क्या न्यूज में रहा, और क्वाड से ही रिलेटेड और भी डिटेल्स देंगे अभिषेक। आज हम बात करेंगे क्वाड के बारे में कि क्वाड है क्या। जब हम आज ये रिकॉर्ड कर रहे हैं 13 मार्च को, एक दिन पहले 12 मार्च को क्वाड कंट्रीज के जो लीडर्स है उनकी एक मीटिंग हुई है, फर्स्ट फॉर्मल मीटिंग हुई है। तो ये समझिए क्वाड है क्या। बेसिकली क्वाड का अगर हम एक फॉर्मल मीनिंग देखें, ये एक कॉरिडोर सिक्योरिटी डायगोनल, और इसका जो एम है वो है फ्री, ओपन एंड प्रॉस्परस इंडो पैसिफिक रीजन। ये इसका एक फॉर्मल एक मीनिंग है क्वाड का। अब क्वाड है क्या, अगर हम आसान भाषा में समझने की कोशिश करें तो क्वाड बेसिकली एक 4 कंट्री साथ में आ रही है, जिसमें है इंडिया, जापान, यूएस और ऑस्ट्रेलिया। ये चारों कंट्री आपस में आ रही है। इनका जो एक कहना है कि हम इंडो पैसिफिक रीजन है, यानी कि इंडियन ओशन और पैसिफिक ओशन, यहाँ पे एक तो मिलिट्री लेवल पे कोऑर्डिनेशन करना चाहते हैं और ट्रेड लेवल पे कोऑर्डिनेशन करना चाहते हैं। ये एक फॉर्मल डेफिनेशन है। पर जो क्वाड बनाने की जो असली वजह है वो है चाइना का काउंटर करना। जैसे कि हम जानते हैं कि पिछले कुछ सालों में चाइना का, या तो आप मिलिट्री साइड पे देखिए या ट्रेड साइड देखिए, साइड पे देखिए, काफ़ी इन्फ्लुएंस बढ़ा है इस रीजन में। तो उसको काउंटर करने की जरूरत थी। तो उसको काउंटर करने के लिए इंडिया, ऑस्ट्रेलिया और यूएस और जापान साथ में आए हैं। जो क्वाड का आइडिया था सबसे पहले 2007 में, उस समय के जापान के जो प्राइम मिनिस्टर थे शिंजो आबे, उन्होंने प्रपोज किया था। बट किसी वजह से ये आगे नहीं बढ़ पाया, क्योंकि चाइना ने ऑस्ट्रेलिया पे काफ़ी प्रेशर डाला और ऑस्ट्रेलिया ने उस समय बैकआउट कर दिया था। यही 4 कंट्री क्यों आई है चाइना के अगेंस्ट में, ये क्वेश्चन है। सबसे बड़ी चीज, जैसे इन चारों में डेमोक्रेसी है, और इस रीजन की अगर देखें तो सबसे बड़ी जो 4 कंट्रीज है वो इंडिया, ऑस्ट्रेलिया और जापान है। और इन कंट्रीज का चाइना के साथ हम देखें तो किसी न किसी तरह का कुछ ना कुछ एक फ्रिक्शन चल रहा है। इंडिया की बात करें तो इंडिया का कई सालों से चाइना को लेके एक तो एलएसी पे एक काफ़ी डिस्प्यूट चल रहा है। एलएसी डिस्प्यूट है वो लास्ट ईयर जिस तरह से लद्दाख में चाइना ने अतिक्रमण किया लद्दाख एरिया में, तो इंडिया को चाइना के अगेंस्ट में कुछ करना था इसलिए। और ट्रेड को भी लेके चाइना और इंडिया को देखे तो एक तरह से जिस तरह से चाइना का पूरे वर्ल्ड इकोनॉमी में और इंडिया के खुद की इकोनॉमी पे जिस तरह से इन्फ्लुएंस बढ़ रहा है, उसको काउंटर करना है। यूएसए की बात करें तो यूएसए वो चाइना के बीच में काफ़ी सालों से ट्रेड वॉर चल रही थी, तो उसलिए यूएस कोर्ट में एक आया है। और जापान और चाइना की भी पुरानी हिस्ट्री रही है, काफ़ी टाइम से इनके जो एक फ्रिक्शन जापान और चाइना के बीच में रहा है। ऑस्ट्रेलिया की बात करें तो ऑस्ट्रेलिया में जिस तरह चाइना का इन्फ्लुएंस बढ़ रहा था, जैसे कि हम जानते हैं कि ऑस्ट्रेलिया में कई तरह के मिनरल्स पाए जाते हैं जहाँ पे कई तरह की माइनिंग होती है। और हम सबको पता है कि चाइना वर्ल्ड का सबसे लार्जेस्ट, मिनरल्स की बात करें जितने मिनरल्स निकलते हैं उसमें से 60% कंजम्पशन चाइना में होता है। तो चाइना ने कई ऑस्ट्रेलिया में माइनिंग्स कई रखी है। और उसके साथ साथ धीरे धीरे पिछले कुछ सालों में ये हुआ था कि चाइना का ऑस्ट्रेलियन पॉलिटिक्स में भी काफ़ी इन्फ्लुएंस होने लग गया था। वहाँ की जो कम्युनिस्ट पार्टी है वो काफ़ी इन्फ्लुएंस कर रही थी ऑस्ट्रेलियन पॉलिटिक्स को, इवन इलेक्शन इन्फ्लुएंस करने की कोशिश कर रही थी ऑस्ट्रेलिया के। तो इसलिए ऑस्ट्रेलिया ने अपनी चाइना से डिस्टेंस बढ़ाई है। और पहले वो इसलिए बैकआउट किया था क्योंकि चाइना का काफ़ी इन्फ्लुएंस था, उसके प्रेशर में आके ऑस्ट्रेलिया को बैकआउट करना पड़ा। और अब ऑस्ट्रेलिया ने देखा कि अगर चाइना का इन्फ्लुएंस बढ़ता ही गया तो आगे जाके लॉन्ग टर्म में वो ऑस्ट्रेलिया के लिए अच्छा नहीं होगा। तो इसलिए ऑस्ट्रेलिया चाइना को काउंटर करने की कोशिश कर रहा है, इसलिए वो वापस क्वाड में आया है। एक पॉइंट यहाँ पे मैं ऐड करना चाहूँगा, जब तक हम ये मैप देख रहे हैं, इस मैप में कुछ कुछ ऐसे भी आइलैंड्स हैं, अगर इस मैप को जूम किया जाए, जो चाइना जिस पे खुद का क्लेम करता है।
राइट। हाँ, वो जापान के साथ उसका मेन डिस्प्यूट है वही है कि जापान और चाइना के बीच में छोटे छोटे से कई आइलैंड्स है। चाइना का कहना है कि ये हमारे टेरिटरी में आते हैं और जापान होता है हमारे टेरिटरी में आते हैं। उसके अलावा साउथ चाइना सी, वहाँ पे भी कई आइलैंड्स है। इवन चाइना ने कई आर्टिफिशियल आइलैंड्स बना लिए और वो क्लेम कर रहा है कि ये हमारे आइलैंड। आप अगर हम इस मैप में बताना चाहो जूम करके, तो साउथ चाइना सी इस रीजन में कहीं आएगा वो, जहाँ पे वो क्लेम कर रहा है कि वो साउथ चाइना उसका रीजन है। और अभी की सिचुएशन ये है, जो साउथ चाइना सी है उसमें यूएस की नेवी और चाइना की नेवी की वॉरशिप आमने सामने खड़े हुए हैं। अगर जरा सी भी कुछ गलती होती है तो दोनों तरफ से मिसाइलें लॉन्च हो सकती है। और एक और पॉइंट जो अभिषेक ने भी ऐड किया मिनरल्स के बारे में, आप रेयर अर्थ मिनरल्स के बारे में पढ़ेंगे तो आपको पता चलेगा चाइना उसका कितना बड़ा प्लेयर हो गया है। अभिषेक ने भी इसको टच किया था। जैसे कि बताइए 2007 में जापानीज प्राइम मिनिस्टर ने इसका एक कंसेप्ट लेके आए थे। उसके बाद 2012 में वापस जापानीज प्राइम मिनिस्टर शिंजो अबे ने ये कंसेप्ट वापस लेके आए। जैसे कि शुरू में पहले बताया कि जो बाइडेन ने अपने आर्टिकल में लिखा था कि जो वर्ल्ड की डेमोक्रेसी के जिन कंट्रीज में उनको साथ आना चाहिए। तो उस समय भी उनका ये कहना था कि जो इस रीजन में जो सबसे बड़ी डेमोक्रेसी है उनको साथ में आना चाहिए चाइना को काउंटर करने के लिए। उसके बाद से 2012 फिर 2017 में ये एक थोड़ा सा फॉर्मल शेप लेना चालू हुआ क्वाड ने, कि किस तरह से कोऑर्डिनेशन होना चाहिए हमारे बीच में। ये 2007 से प्रोसेस स्टार्ट हुई है। और ये इसी क्वाड के तहत 2007 में जब फर्स्ट टाइम कंसेप्ट आया था, 2007 से लेकर लगातार इन कंट्रीज के बीच में ऑस्ट्रेलिया का छोड़ के जापान, इंडिया और यूएसए के बीच में एक नेवी की एक सैन्य अभ्यास होता रहता है नेवी का, जिसको मालाबार एक्सरसाइज कहा जाता है सर। पर 2014 के बाद इसमें से ऑस्ट्रेलिया हट गया था। बट जो भी लास्ट इसका एडिशन था 2019 और 2020 में, इसमें ऑस्ट्रेलिया ने पार्टिसिपेट किया था। यानी कि क्वाड, ये चारों कंट्री अब साथ में आ गई है और एक मिलिट्री लेवल पे इसको मालाबार एक्सरसाइज किया था नेवी की, वो कर रही है। और उसी के साथ साथ अभी कुछ महीने पहले जो क्वाड कंट्रीज है, चारों कंट्रीज है, इनके फॉरेन मिनिस्टर फर्स्ट टाइम एक फेस टू फेस मीटिंग में जापान में मिले थे। इसमें ये एक ये डिसीजन एक ये डिस्कशन किया गया था कि क्वाड को किस तरह का स्ट्रक्चर देना है। क्योंकि अभी क्वाड एक बहुत ही बेसिकली देखे तो एक उसका फिक्स स्ट्रक्चर नहीं है कि किस तरह से कंट्रीज आपस में कॉपरेट करेगी, क्या स्ट्रक्चर रहेगा, क्या एम अचीव करना चाहते हैं। तो पूरा एक फॉर्मल स्ट्रक्चर फॉर्म करना है। उस स्ट्रक्चर कैसे फॉर्म हो, क्या इसका एम हो, वो लेके इन चारों कंट्रीज के फॉरेन मिनिस्टर मिले थे। उसी के साथ ही कल जैसे मैं बताया, कल तो इन चार कंट्री थे, इनके लीडर्स यानी इंडिया के प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी, यूनाइटेड स्टेट के प्रेसिडेंट जो बाइडेन, ऑस्ट्रेलिया के प्राइम मिनिस्टर स्कॉट मॉरिस एंड जापानीज प्राइम मिनिस्टर योशी हाइडे सुगा, इनकी एक फॉर्मल मीटिंग हुई। जो मीडिया में आया, जो मीडिया में कहा गया है, जो मीटिंग का एजेंडा था वो था वैक्सीनेशन को लेके। पर वैक्सीनेशन तो एक मीडिया में दिखाने के लिए एक मुद्दा था, बट मेन यही था कि किस तरह से चाइना को काउंटर किया जाए इस रीजन में। वो एक मुद्दा था। और जो डिस्कशन है उसी पे हुआ, एक वैक्सीन को लेकर तो हुआ डिस्कशन। बट हम आगे जाके किस तरह का कॉल का स्ट्रक्चर हो कि चाइना को काउंटर किया जा सके, उस पर डिस्कशन हुआ। अब चाइना का कहना है कि ये जो कंट्री सारी है, ये चाइना के सब अगेंस्ट में आ रही है, क्योंकि चाइना जिस तरह से ग्रोथ कर रहा है, जिस तरह से उसकी मिलिट्री और इकोनॉमिक पावर बढ़ रही है, उसको कम करने के लिए ये कंट्रीज आ रही है। चाइना इसको एशिया नाटो भी कह रहा है कि एशिया का नाटो है। अब नाटो क्या है, जब कोल्ड वॉर चल रहा था तो उस समय रशिया को दबाने के लिए यूरोपियन कंट्रीज और यूनाइटेड स्टेट ने एक ऑर्गेनाइजेशन बनाया था जिसको नेटो फॉर्म बोला गया था, जो कि अभी भी वर्किंग है। इनिशियली इसका मेन एम था कि रशिया को काउंटर करना। चाइना कहता है कि जिस तरह से कोल्ड वॉर के टाइम पे रशिया को काउंटर करने नेटो बना था, उसी तरह से अब चाइना को काउंटर करने के लिए ये कॉर्ड फॉर्म हो रहा है। तो ये एक अभी आगे जाके पूरी प्रोसेस लेना पड़ेगी, कॉर्ड की क्या स्ट्रक्चर रहता है, इसमें और कौन कौन सी कंट्रीज जुड़ती है कॉर्ड के साथ। अभी इनिशियली 4 कंट्रीज है, जब इसका फॉर्मल स्ट्रक्चर बन जाएगा तो हो सकता है आगे जाके कोई दूसरी कंट्रीज भी जुड़े। और इसका जो मेन एम होगा वो यही होगा कि हम किस तरह से चाइना को काउंटर कर सकते हैं। क्वाड की ही तरह एक और ऑर्गेनाइजेशन है जिसका नाम है फाइव आईज। उसके बारे में जरूर पढ़िएगा अगर आपको पता नहीं।
अमेरिका और ऑस्ट्रेलिया उसके भी हिस्से में आते हैं। और बाकी की 3 कंट्रीज कौन सी हैं आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। क्वाड के बारे में आपको क्या पता है, आप क्या सोचते हैं क्वाड को लेकर, वो भी आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। इस बार के कॉन कॉल में इतना ही, अगली बार फिर मिलेंगे, तब तक के लिए टेक केयर।